सत्यपाल मलिक जो है वो हमेशा से कंट्रोवर्सी का शिकार जो है वो हमेशा से कहीं ना कहीं रहे हैं, और वहीं पर अब बड़ी खबर जो है वो उन्हीं को लेकर सामने आ रही है, जहां पर 24 चुनाव से जुड़ी ये खबर है। आपको बता दें कि 2024 चुनाव से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव जो है वो सत्यपाल मलिक लड़ सकते हैं। बहुत बड़ी खबर जो है वो 24 चुनाव को लेकर सामने आ रही है। पीएम मोदी के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वाराणसी से कांग्रेस सत्यपाल मलिक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं पर कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी को फीडबैक से ये सुझाव मिला है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक चुनाव लड़ेंगे। 2024 चुनाव जो है वो करीब है। इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनेता हैं वो तमाम इस समय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, दौरे किए जा रहे हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर 24 चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पर की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी की एक बैठक में एक फैसला लिया गया है कि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर वाराणसी से कांग्रेस सत्यपाल मलिक को प्रत्याशी बना सकता है, और कांग्रेस ने अभी तक जारी नहीं किया है, आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का चुनाव लड़ने से इनकार हो चुका है, जिसके बाद की ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने देखने को मिल सकता है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की अटकलें निकलकर सामने आ रही है, अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कांग्रेस का कोई जो आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 24 चुनाव को लेकर एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक, जो कि हमेशा से कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं, वो अब एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में घिरते हुए नजर आ सकते हैं और उनके द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनूप ज्वाइन कर चुके हैं। अनूप, बताइएगा कितनी सच्चाई है इस बात में, किस तरीके का बयान जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ अब चुनाव जो है वो सत्यपाल मलिक लड़ सकते हैं। देखिए सिपमन जी, अभी कांग्रेस पार्टी के हवाले से खबर है। कांग्रेस पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर सत्यपाल मलिक को वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उतारा जाए तो इससे न सिर्फ एक माहौल बनेगा, बल्कि जो आम जनता है, जो आम कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में ये बात बैठ चुकी है कि वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह आएगा, उनके अंदर एक जोश भरेगा और वो फिर से लड़ेंगे एकजुट होकर। अब ये दोनों पार्टियों की कोशिश है, दोनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। ऐसे में ये देखना बेहद खास होगा, ये चूंकि सीट गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के पास है और कांग्रेस पार्टी क्या इस बात पर राजी होती है कि सत्यपाल मलिक को वहां से लड़ाया जाए, क्योंकि अजय राय वाराणसी से नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या अजय राय को किनारे करके सत्यपाल मलिक को लाया जाएगा? ये कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको मंजूर होता है, क्योंकि दो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, जहां से कांग्रेस और गांधी परिवार का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव लड़ता रहा है। तो ऐसे में अगर पीएम मोदी के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा उतारा जाएगा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का फोकस भी वाराणसी हो जाएगा, तो ऐसे में रायबरेली और अमेठी पीछे हो जाएंगी। तो अभी तमाम चीजें हैं, हालांकि जो माहौल है सिपमन वाराणसी का, उसमें हम ये कह सकते हैं कि सत्यपाल मलिक कोई टक्कर देने की स्थिति में नहीं होंगे वाराणसी में। हाँ, एक माहौल जरूर बन सकता है विपक्ष के लिए। जी, जिस तरीके से अनूप आपने बताया कि टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना काफी ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर उनके दौरे भी देखे जा रहे हैं, लगातार चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी का शिकार सत्यपाल मलिक हमेशा से रहे, उनके घर पे, उनके दफ्तर में यहाँ पर रेड्स भी देखने को मिल रही हैं, तो कितनी सच्चाई है कि आपको क्या लगता है कि वो जीत सकते हैं पीएम मोदी के खिलाफ? देखिए, हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है सिपमान, क्योंकि वाराणसी में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड जीत हासिल करते रहे हैं। अब तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और वाराणसी में जिस तरह से काम हुआ है,
वहां के लोगों को रोजगार मिला है, वाराणसी की जो स्थिति है उसमें बदलाव हुआ है। अभी वाराणसी में जो मंदिर का कॉरिडोर बनवाया पीएम मोदी ने, उद्घाटन किया, तो एक लहर है वाराणसी और समूचे उत्तर प्रदेश में। तो जीत हार वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, सतपाल मलिक व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से पीएम मोदी और खास तौर पर बड़े बिजनेस मैन के घरानों को लेकर टारगेट करते रहे हैं, तो एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर हो सकती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सतपाल मलिक को उतारा जाए पीएम मोदी के खिलाफ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाए जिससे एक माहौल बन सके। हालांकि हार जीत एक मुझे नहीं लगता है कि कहीं सतपाल मलिक टक्कर दे पाएंगे वाराणसी में, लेकिन एक माहौल जरूर बन सकता है, क्योंकि सतपाल मलिक लगातार गंभीर बयान देते रहे हैं और अब सीबीआई उनके खिलाफ जांच भी कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनूप। यहाँ पर अनूप जो है हमारे लखनऊ से संवाददाता जो हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर 24 चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और वो आमने सामने की टक्कर कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक और उसी के साथ पीएम मोदी के अगेंस्ट जो है वो वहां पर खड़े हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरीके से 24 चुनाव को लेकर अभी समय जो है वो लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार तूफानी दौरे देखने को मिल रहे हैं। काफी दिनों से हमने इस तरीके की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी कि अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। वहीं पर 29 अलग अलग प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आने वाले 10 दिनों में शिरकत करने वाले हैं, यानी कि 10 दिनों में 12 अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर दौरे करेंगे। और अगले 10 दिन में जिस तरीके से मैंने बताया कि 12 राज्यों में जो दौरे हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 29 अलग अलग प्रोग्राम्स में उनके द्वारा शिरकत की जाएगी। वहीं पर फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और लगातार लोगों को सौगातें मिल रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यहाँ इनॉग्रेशन देखने को मिल रहा है। वहीं पर पूरा एक शेड्यूल तैयार किया गया है जिसमें कि 10 दिनों के अंदर 12 अलग अलग राज्यों में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष के गढ़ में जाकर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर गरजे। आपको बताते चले कि 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम 5 मार्च से अगर हम शुरू करें, 5 मार्च को उनके द्वारा तेलंगाना का दौरा किया जाएगा। तमाम बड़ी सौगातें जो हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को देंगे। संगारेड्डी में कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, इनॉग्रेशन किया जाएगा, बड़ी सौगातें जो है वो लोगों को मिलेगी। वहीं पर 5 को जिस तरीके से मैंने बताया कि जनसभा को भी यहाँ पर उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा, लोगों से बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा। उसके बाद ओडिशा का दौरा किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि विपक्ष के अगर एरिया में जाके बात करें तो वहां पर भी उनके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। चंडीखोल जाजपुर में कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएंगी। वहीं पर कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, इनॉग्रेशन भी देखने को मिलेगा। लोगों में भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम चंडीखोल की बात करेंगे तो वहां पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया जाएगा। यहाँ पर तमाम जो बड़े राजनेता होंगे वो भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद पीएम मोदी जो है वो पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा दौरा किया जाएगा। और 6 मार्च की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 6 मार्च को यहाँ पर पश्चिम बंगाल का दौरा किया जाएगा। कोलकाता में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा। बारासात में जनसभा को संबोधित किया जाएगा, लोगों से बातचीत की जाएगी। अपना शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं भाजपा लगातार करती आई है और एक बार फिर से 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। वहीं हम बिहार के बेतिया की बात करेंगे तो यहाँ पर विकास परियोजनाओं का दौरा जो है वो देखने को मिलेगा। और 7 मार्च की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर साधना टनल की आधारशिला रखी जाएगी। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनंतनाग में उनकी एक बड़ी रैली हो सकती है। वहीं पर उसी शाम को दिल्ली में एक संवाद में हिस्सा लेंगे और 8 मार्च को वो दिल्ली का वापस रुख करेंगे, जहां पर कि 8 मार्च को दिल्ली वापस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले कि एक वो राष्ट्र रचना
का जो पुरस्कार का सम्मेलन है उसमें उनके द्वारा शिरकत की जाएगी। वहीं पर 8 मार्च में दिल्ली के बाद वो 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर कि पश्चिम कामेंग के सेला सुरंग का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। इस तरीके से इस सुरंग की काफी देरीना मांग थी वहां के लोगों की, वहां पे इस सुरंग का फाइनली इनॉग्रेशन जो है वो किया जाएगा। फिर ईटानगर की ओर रुख करेंगे और ईटानगर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और वहीं पर जोरहाट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं पर 13 मार्च को असम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स में उनके द्वारा लगातार यहां पर दौरा किया जाएगा। गुजरात की बात करेंगे, असम की बात करेंगे तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अगर हम बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर उनके द्वारा आधारशिला रखी जाएगी, यानी कि फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होकर भी और उसी के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहां भारतवासियों को देने जा रहे हैं। 10 दिनों में 12 अलग अलग राज्यों का दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरें आप तक साझा करते लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं। वो ईडी के समन्स को इग्नोर किया जा रहा है। अभी तक 7 समन्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया। 8वें समन की बारी जब आई तो उनके द्वारा कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके तक जो है उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ईडी की बात करें तो उनके द्वारा साफ इनकार किया गया है और उनके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि ईडी जो है वो फिजिकली वहां पर केजरीवाल को चाहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ नहीं की जाएगी। बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल से वर्चुअली पूछताछ के लिए ईडी तैयार नहीं है और केजरीवाल ने वर्चुअली पूछताछ करने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने इसको दरकिनार करते हुए इसको इग्नोर किया है और सामने बिठाकर ईडी जो है वो पूछताछ करना चाहती है केजरीवाल से। भगवत सिंह मान तो इस समय जो है वो पंजाब विधानसभा में जो सीएम है भगवंत मान, उनके द्वारा यहाँ पर काफी बवाल देखने को मिल रहा है। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। लोकतंत्र है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ बैठो, फिर बैठो 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 मेरी बारी है, मेरी बारी है। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜੀ। बैठो जी, बैठो 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 जी, बैठो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨयोग ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੋ। ਸਭ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सीएम साहब नहीं 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 नहीं, अव्वल खुराने तो लेके सारे साथी सारे मानयोग विधायक साहबान चेयर ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੁੱਟ ਊਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, पर मुख्यमंत्री साहब मैं करूंगा मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं जी, पर बैठो तो सही, पहले सुनो तो मुख्यमंत्री सही। साहब बोल रहे हैं जी, सुनो मुख्यमंत्री साहब चेयर ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ जी। मुख्यमंत्री साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। बैठो बैठो बैठो। सीएम साहब स्पीकर साहब बताओ। मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ बाजवा साहब की गल मानते नहीं ना। पहले मानयोग मुख्यमंत्री साहब लीडर ऑफ दी हाउस ने बोल सकते हैं, लेट हिम कंप्लीट। मुख्यमंत्री साहब ने अपनी गल पूरी रखन दियो। लोग समझ रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मुख्यमंत्री साहब को अपनी गल पूरी रखन दियो। ਅੱਜ ਪੜੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂੰਗਾ। चलो ऐ करो, यही डिबेट करनी है। बैठो बैठो, जिथे झूठ होया टोक दो, जिथे झूठ होया टोक दो।
हाँ ठेका ले रखा तुम भारत की राजनीति का। हाँ ਸਮਗਲਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ ਜੀ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਚੇਤਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੂਰੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। तो बैठो जी, बैठो बैठो जी, बैठो बैठो। मैं मानयोग मंत्री साहबान बेनती करता कि बैठन। सारे मानयोग विधायक साहबान बेनती है कि बैठो। अमन जी बैठो अपनी जगह पे, अपनी जगह पे बैठो जी। आप डिस्कशन कर, कोई भी फ्लोर नहीं क्रॉस करेगा। बैठो जी, बैठो जी, बैठो जी, बैठो। प्रेरोगेटिव है हाउस जीरो ले लैन, वो पहला बिजनेस, पहला क्वेश्चन ले लैन, पहला डिबेट नहीं है उन्होंने प्रेरोगेटिव है ना, ये उन्होंने प्रेरोगेटिव साहब चेयर सीएम साहब। जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर पंजाब विधानसभा में किस तरीके से बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, वहीं पर विधानसभा के अंदर सीएम के संबोधन में हंकार है सर। मैनू हंकार कहते ने, मैं इत्थे कोई नहीं रहा। हाँ गल्लां करते हो, गल्लां भी जान तक जान गया, फिर गल्लां सोने के बिस्कुट में स्मगलिंग तक जान गया। फिर अच्छा देखा कि और जो मीर बैठा साडे मोबाइल सानू कहने असीं मटीरियल मोबाइल रिपेयर करने वाले आ गए। मैं 150 रुपया लेके मोहम्मद सदीक नाल दिहाड़ी ते जांदा सी। पता लगे कभी मोबाइल अपनी सीटां ते बैठन सारे मानयोग मेंबर। तमाम तस्वीरें जो है आपने पंजाब विधानसभा से देखी, तो चलिए अब आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां से कि आतिशी जो है वो अपना जो भाषण है वो साझा कर रही है। आप भी सुनिए इनका क्या कुछ कहना है। कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती, उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उससे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी दुकान में एक छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है।
केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल की शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। आतिशी जो है वो लगातार प्रयास कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है उनकी क्या कुछ उपलब्धियां हैं वो गिनवाने का प्रयास कर रही थी। तो इसी तरीके की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।